गोल आपका ड्रीम हमारा। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मेला। Welcome students. In this lecture I will cover the measurement of capacitance. कैपेसिटेंस का मेज़रमेंट करने के लिए जनरली 3 टाइप के ब्रिज यूज़ होते हैं। पहला है डी शॉर्टिज ब्रिज। इस ब्रिज का यूज़ प्योर कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस की वैल्यू का मेज़रमेंट करने के लिए किया जाता है। अगर हम इम्प्योर या इम्परफेक्ट कैपेसिटर्स का यूज़ करेंगे इसके मेज़रमेंट के लिए डी शॉर्टी ब्रिज का, तो उससे क्या होगा कि एक्यूरेट रिज़ल्ट हमको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मॉडिफाइड डी शॉर्टी ब्रिज आया और डी शॉर्टी ब्रिज को थोड़ा मॉडिफाई किया गया, जिसके कारण हम इम्परफेक्ट कैपेसिटर की वैल्यू का भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। इसके बाद शेयरिंग ब्रिज है, ये 2 टाइप से होगा, एक लो वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज है और एक हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज है। लेकिन हम लो वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज का ही डायग्राम अभी यहाँ पर देखेंगे। हाई वोल्टेज में सिर्फ एक ट्रांसफार्मर ऐड हो जाता है जो कि वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। तो सबसे पहला हमारा जो ब्रिज है यहाँ पर वो है डी शॉर्टी ब्रिज। डी शॉर्टी ब्रिज का डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाता है। इसमें जो आर्म है ए बी आर्म, इसमें C1 कैपेसिटर जो कि अननोन कैपेसिटेंस होता है, साथ में आर्म 2 जो कि AD आर्म है, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है और R3 और R4 नॉन इंडक्टिव रजिस्टर्स होते हैं। एट बैलेंस Z1 impedance of arm 1 into impedance of arm 4 is equal to impedances of arm 2 and R3 product। इस तरीके से Z1 Z4 is equal to Z2 Z3 ये रखने पर हमारा Z1 का वैल्यू निकल जाता है 1/j ओमेगा C1 और Z4 का वैल्यू निकल जाता है R4 इज इक्वल टू Z2 की वैल्यू निकल जाती है 1/j ओमेगा C2 और Z3 की वैल्यू निकल जाती है R3। इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको इक्वेशन मिलता है C1 इज इक्वल टू R4/R3 इंटू C2। ये रिलेशन या ये इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द अननोन कैपेसिटेंस C1। अगर हमको R4 की वैल्यू पता है, R3 की वैल्यू पता है और C2 की वैल्यू पता है, तब हम C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। डी शॉर्टी ब्रिज का डिसएडवांटेज ये है कि इस ब्रिज में बैलेंस तब तक हम नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि हमारा जो कैपेसिटर है वो लॉसलेस नहीं है। मतलब कि अगर हमारा कैपेसिटर प्योर है तभी हम डी शॉर्टी ब्रिज में बैलेंस कंडीशन को प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए सिर्फ एयर कैपेसिटर्स जिसमें कि कोई इंसुलेशन नहीं होता, देखिए कैपेसिटर में 2 प्लेट होते हैं और इनके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो अगर ये इंसुलेटिंग मटेरियल क्या है, एयर है, हवा है या कोई गैस है, तभी हम इस टाइप के कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस का मेज़रमेंट डी शॉर्टी ब्रिज से कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई इंसुलेटर आ जाता है तो कुछ ना कुछ लॉसेस होती हैं, डाई इलेक्ट्रिक लॉस होता है और उस डाई इलेक्ट्रिक लॉस के कारण हम इस ब्रिज को बैलेंस नहीं कर पाते। इसीलिए हमने क्या बनाया, मॉडिफाइड डी शॉर्टी ब्रिज। डी शॉर्टी ब्रिज को थोड़ा मॉडिफाई किया। हमने जो कैपेसिटर C1 के पास क्या लगा दिया, R1 कैपिटल R1 और स्मॉल R1 जोड़ दिया, वैसे ही कैपेसिटर 2 के पास कैपिटल R2 और स्मॉल R2 की वैल्यू जोड़ दी। बाकी ब्रिज को एज इट इज़ रखा, बस यही चेंजेस किए। और जिसके बाद हमने क्या किया, ब्रिज बैलेंस कंडीशन पर Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3 ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन पर इसको निकालने की कोशिश की। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे जो पहला ब्रिज था इसका जो इम्पीडेंस आया R1 प्लस स्मॉल R1 प्लस 1/j ओमेगा C1 इंटू R4 इज इक्वल टू फिर Z2 और Z3 का आ गया R3 इंटू R2 प्लस स्मॉल R2 प्लस 1/j ओमेगा C2। इस तरीके से जब हमने बड़ा इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ और उसमें हमने जब रियल पार्ट को इक्वेट किया तो हमको ये इक्वेशन मिला R4/R3 इज इक्वल टू R2 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R1। इसी तरीके से जब हमने इमेजनरी पार्ट को इक्वेट किया तो हमको मिलता है C1/C2 इज इक्वल टू R4/R3। तो हमको जो वैल्यूज़ मिल रही है C1/C2 इज इक्वल टू R2 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R1 इज इक्वल टू R4/R3। तो इसमें जो ये इक्वेशन मिलता है ये बहुत काम का है। इसी के बेस पे आगे हमने सॉल्यूशन किया हुआ है। इसके बाद हम डिसिपेशन फैक्टर निकालते हैं, जिसमें कि हम कैपेसिटर 1 अननोन कैपेसिटर का डिसिपेशन फैक्टर निकालते हैं और नोन कैपेसिटर का डिसिपेशन फैक्टर निकालते हैं। तो डिसिपेशन फैक्टर D1 इज इक्वल टू होता है 10 del 1
और tan del 1 इज इक्वल टू होगा ओमेगा C1R1 इस ब्रिज के हिसाब से। वैसे ही tan del 2 इज इक्वल टू हो जाता है ओमेगा C2R2। अब हम ब्रिज बैलेंस इक्वेशन का यूज़ करते हैं जो हमने पहले प्राप्त की थी, C1/C2 इज इक्वल टू R2 + R2 डिवाइड बाई R1 + R1। इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से इक्वेशंस मिलते हैं, और इस तरह से इक्वेशन मिलने हैं उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ओमेगा का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओमेगा का मल्टीप्लाई करने से दोनों साइड के इक्वेशंस में इस तरह के चेंजेस आते हैं और ये d2 - d1 में बदल जाता है। d2 - d1 इज इक्वल टू ओमेगा C1R1 - C2R2, और हमको C1 की वैल्यू पता ही है पहले से कि C2 × R4/R3। देखिए ये जो इक्वेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटेंस में। बाकी सब चीज़ें तो आप भूल जाओ चलेगा, ये चीज़ ना भूलना, क्योंकि ये बहुत काम का इक्वेशन है, इसी से सब न्यूमेरिकल बनते हैं। फिर d2 - d1 इज इक्वल टू ओमेगा C2 R1 R4 डिवाइड बाई R3 - R2। चूँकि इसका जो डिसिपेशन फैक्टर है ये रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस मेथड को नॉट एक्यूरेट कहते हैं। क्योंकि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होती है और उनके डिफरेंस बहुत कम होते हैं तो उसकी वजह से जो एरर आता है वो एरर बहुत ज़्यादा होता है और ये नॉट एक्यूरेट मेथड होता है। तो ये जो मॉडिफाइड डिसॉर्टिव ब्रिज है ये नॉट एक्यूरेट होने के कारण आगे हमने इससे भी ज़्यादा बेहतर जो ब्रिज है शेयरिंग ब्रिज, इसका यूज़ किया। शेयरिंग ब्रिज मोर एक्यूरेट होता है। क्लियर है? शेयरिंग ब्रिज में क्या चेंजेस किए आप देख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज है शेयरिंग ब्रिज में। इस तरह से जो C1 C2 लगा था वो तो लगा ही हुआ है, बस एक स्मॉल R1 यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। साथ में R4 के साथ में एक पैरेलल कैपेसिटर जोड़ दिया है C4, जो कि वेरिएबल कैपेसिटर होता है जिसकी वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं फॉर बैलेंसिंग द ब्रिज। इसलिए इस ब्रिज में जब हमको ब्रिज को बैलेंस करना होगा तो हम R4 और C4 को बारी बारी से वेरी करेंगे और मिनिमम करंट की कंडीशन को प्राप्त करेंगे डिटेक्टर में, जिससे कि हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस हो जाएगा। और हम बैलेंस टाइम पे ऐसा लिख सकते हैं इक्वेशन Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो C2 हमारा है ये एयर या गैस कैपेसिटर होना चाहिए। ये हाईली रिकमेंडेड है कि C2 क्या होना चाहिए, एयर कैपेसिटर या गैस कैपेसिटर, तभी हमारा शेयरिंग ब्रिज ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे पाता है। अब हम क्या करते हैं, बैलेंस इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग जब ये Z1 × Z4 इज इक्वल टू Z2 × Z3 इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं ज़्यादा लेंदी पार्ट नहीं लिया हूँ, मैं बस शॉर्ट में बताने की कोशिश किया हूँ। तो जो R1 आपका आएगा, जो C1 के साथ अननोन R1 भी है, उसकी वैल्यू आ जाएगी C4/C2 × R3। ये एक इक्वेशन हमको प्राप्त होता है। और एक और इक्वेशन होता है जो इमेजिनरी पार्ट से मिलता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, C1 = R4/R3 × C2। तो ये जो इक्वेशन है इसको बहुत इंपॉर्टेंस के साथ आप याद रख लीजिए, इसी से सब जो न्यूमेरिकल आपके आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वो सब सॉल्व होंगे। इसके बाद डिसिपेशन फैक्टर होता है D1 = tan del, और tan del होता है ओमेगा C1 R1। अब यहाँ पे C1 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए और R1 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। जब आप इन वैल्यूज़ को रखेंगे तो आपको D मिलेगा, डिसिपेशन फैक्टर ये मिल जाएगा ओमेगा C4 R4। ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसलिए इसको भी आप याद रखिए। क्योंकि अगर इस तरह का डायग्राम आपको देखने को मिलता है एग्ज़ाम में, तो आपके लिए आपको अगर पूछ दिया उसमें कि डिसिपेशन फैक्टर निकालिए, तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, ओमेगा की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू चाहिए, और क्या चाहिए, C4 की वैल्यू और R4 की वैल्यू। डायरेक्ट ब्रिज से देख के आप आंसर निकाल सकते हैं और इस टाइप के छोटे से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ये दो फॉर्मूले आपको हमेशा याद रहने चाहिए, और साथ में जो ब्रिज है किस टाइप से कनेक्शन है और तो कौन सा ब्रिज होगा ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि ये शेयरिंग ब्रिज है तो इसमें पैरेलल में है। मॉडिफाइड डिसऑर्टिव में क्या होता है, सिर्फ हम लोग ऊपर और नीचे 1 और 2 आर्म में क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं इस तरीके से। और सिर्फ डिसऑर्टिव में ये रेजिस्टेंस नहीं होते, सिर्फ कैपेसिटेंस होते हैं। बाकी फार्मूला सब में वही रहता है, डिसिपेशन फैक्टर का फार्मूला चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये है मेज़रमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो वेन्स ब्रिज का ही यूज़ किया जाता है फ्रीक्वेंसी मेज़रमेंट के लिए, और इसका दूसरा नाम भी है फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग ब्रिज। चूँकि इस ब्रिज से फ्रीक्वेंसी का मेज़रमेंट किया जाता है, इसलिए इस ब्रिज को फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग ब्रिज भी कहा जाता है। इस ब्रिज के एप्लीकेशंस थोड़े से ज़्यादा हैं। फ्रीक्वेंसी के अलावा ये कैपेसिटेंस का भी मेजरमेंट करता है, और फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट जब ये करता है तो ये 100 हर्ट्ज से लेकर के 100 किलो हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करता है। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो होती है 0.1% से 0.5%।
तीसरा जो इसका एप्लीकेशन है हार्मोनिक एनालाइज़र में होता है एज ए नॉच फिल्टर। एज ए नॉच फिल्टर इसको यूज़ किया जाता है हार्मोनिक एनालाइज़र में टू डिस्क्रिमिनेट अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। किसी एक फ्रीक्वेंसी को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, अलग करने के लिए हार्मोनिक एनालाइज़र में एज ए नॉच फिल्टर इसको यूज़ किया जाता है। इसके सर्किट को देखा जाए तो इसके जो आर्म ए बी है, इस आर्म ए बी में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ होता है R1 और C1 का। एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। और आर्म 2 जो कि है AD आर्म में एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर को सीरीज़ में लगा दिया जाता है। और आर्म 2 का जो रजिस्टर है और आर्म 1 का जो रजिस्टर है, ये दोनों एक दूसरे से मैकेनिकली कपल्ड रहते हैं सो दैट जो दोनों की वैल्यूज़ हैं वो हमेशा इक्वल रहें और कोई भी एरर ना आए। तो ये जब इक्वल रहेंगे तभी कोई एरर नहीं आएगा। तो R1 और R2 को मैकेनिकली कपल्ड कर दिया जाता है और R1 के साथ C1 कैपेसिटर पैरेलल में और R2 के साथ सीरीज़ में C2 कैपेसिटर जोड़ दिया जाता है। बाकी जो सर्किट है वो रिमेनिंग पहले जैसा ही रहता है। फिर जब हम सप्लाई देते हैं तो जब बैलेंस ब्रिज की कंडीशन हमको मिलती है तो बैलेंस ब्रिज के कंडीशन में हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं Z1 Z4 बराबर Z2 Z3। मतलब कि आर्म 1 और 4 के बीच के इम्पीडेंस का प्रोडक्ट और आर्म 2 और आर्म 3 के इम्पीडेंस का प्रोडक्ट इक्वेट करते हैं। तो जब हम इक्वेट करते हैं तो हम जब इस वैल्यू को रखते हैं इक्वेशंस को तो R1/1 प्लस j⍵C1 R1 मिल जाता है इंटू R4 इज इक्वल टू R2 प्लस 1/j⍵C2 इंटू R3। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इस तरह का एक इक्वेशन मिलता है। इसमें जब हम रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग करते हैं तो जब हम रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं तो इस तरह से इक्वेशन मिल जाता है R4/R3 इज इक्वल टू R2/R1 प्लस C1/C2। जब हम इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं तो हमको मिलता है ω⍵C1R1 इज इक्वल टू 1/ω⍵C2R2। सॉरी ये R2 होगा, ठीक है। तो फिर ओमेगा को एक साइड करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर और बाकी आ जाता है R1 R2 इंटू C1 C2। अगर हम मान लें कि R1 R2 इक्वल टू क्या है R है और C1 C2 इक्वल टू C है, मतलब दोनों की वैल्यूज़ क्या है इक्वल हैं, तब हमको मिल जाता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/R²C²। फर्दर इसको सॉल्व करने पर हमको मिल जाता है ओमेगा इज इक्वल टू 1/RC। ओमेगा होता है 2πf इज इक्वल टू 1/RC। तो f मिल जाता है हमको 1/2πRC हर्ट्ज़। और साथ में R4/R3 की वैल्यू भी R2/R1 सेम होने की वजह से यहाँ पे 1 और C1/C2 भी 1। इसकी वजह से जो वैल्यूज़ आ जाती है वो आ जाती है R4/R3 के लिए 1 + 1 और ये R4/R3 मिल जाता है 2। मतलब R4 और R3 का जो रेशियो है वो 2 के बराबर होना चाहिए। और वेन्स ब्रिज में फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2πRC, जिसमें हम ब्रांच आर्म 1 या आर्म 2 किसी का भी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि दोनों को इक्वल बोला है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो SSC JEE 2018 में और 2015 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैंने लिए हैं। तो 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं और आपको भी 2 क्वेश्चन मैं बनाने के लिए असाइनमेंट में दूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट में करना होगा। तो अभी जो ये क्वेश्चन है इसको पढ़िए। इसमें दिया, पहले अच्छा पहचान लीजिए कि कौन सा ब्रिज है। कोशिश करिए पहचानने का कि कौन सा ब्रिज है, बताइए। देखिए इसमें क्या है, पैरेलल वाला ये दिख रहा है आर्म 4 पे, इसलिए ये कौन सा है, शेयरिंग ब्रिज है। क्या है, शेयरिंग ब्रिज है ये, ठीक है, शेयरिंग ब्रिज। अब इसमें बोला क्या है कि Rx की वैल्यू निकालनी है और Cx की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटेंस Cx इन माइक्रोफैरेड एंड अननोन रेजिस्टेंस Rx इन ओम्स रिस्पेक्टिवली इन द सर्किट गिवन बिलो व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द डिटेक्टर। मतलब कि जो ID है वो 0 है। ID 0 मतलब हमारा ब्रिज क्या है, बैलेंस है। तो हम अपना वो वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला था, Rx और Cx निकालने के लिए। तो शेयरिंग ब्रिज में था ये फार्मूला। तो आप शेयरिंग ब्रिज देख लीजिए एक बार, शेयरिंग ब्रिज आप देख लीजिए। शेयरिंग ब्रिज में हमने जो 2 फार्मूले डिराइव किए थे, पहला था जो R1 का, इसका वैल्यू होता है C4/C2 इंटू R3। तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग भी, C4/C2 इंटू R3। तो C4 की वैल्यू क्या है देख लीजिए, Rx बराबर आ जाएगा, C4 की वैल्यू देखिए, ये है C4 20 माइक्रोफैरेड डिवाइड बाई C2 की वैल्यू क्या है 25 माइक्रोफैरेड इंटू R3 कितना है 80। 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, 5 1 जा एंड 5
16, 16 पंच 80 होता है, 16 इंटू 4, 16 चौक 64, तो RX कितना आ गया 64 ओम हमको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं C की, C1 की या CX की। तो इसका फॉर्मूला हमको पता ही है, क्या है, R4/R3 इंटू C2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी R4/R3 की, देखिए R4 है आपके पास 160 ओम और R3 है 80 ओम, तो 160/80 इंटू C2। तो रख लेते हैं वैल्यू 180/60, 160/R4/R3, 160 सॉरी फिर से लिख लेते हैं, CX इज इक्वल टू R4/R3। R4 की वैल्यू है 160 और R3 की वैल्यू है 80 है सिर्फ, इंटू C2 की वैल्यू है 25 माइक्रोफैरेड। तो 81 जा 82 जा 25 2 जा 50 माइक्रोफैरेड इज़ द वैल्यू फॉर CX। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को। एक और जो हमारे पास है क्वेश्चन है, ये है 2018 का ही है। इसमें बोला है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटेंस CX की वैल्यू पूछा हुआ है और वैल्यू क्या दी हुई है, व्हेन नो करंट इज़ फ्लो थ्रू द डिटेक्टर, मतलब यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में क्या वैल्यू होगी CX की। तो इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, R4/R3 इंटू C2। इसमें वैल्यूज़ रख लेते हैं। इसमें जब हम वैल्यूज़ रखेंगे तो R4 का वैल्यू हो जाएगा, R4 की वैल्यू हो जाएगी 80 और R3 की वैल्यू हो जाएगी 40। तो 80/40 इंटू C2 की वैल्यू 20 माइक्रोफैरेड। तो आंसर आ जाएगा 41 जा 42 जा 22 जा 40 माइक्रोफैरेड। तो इस तरह से CX मिल जाता है हमको 40 माइक्रो। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलिए 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। अगर आपको वीडियो पूरा देखा आपने, कंसेप्ट आपको समझ में आया, तो आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हो। 4.12 बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिए। आप कमेंट में आंसर लिख दीजिए आपका जो आंसर आता है, तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया। ठीक है, थोड़ा बहुत आसान प्रॉब्लम है, सीख गए हैं इसको भी। ये वैसा ही है, शेयरिंग ब्रिज वाला है, कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा, देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए ये बोलते हैं इसको 4.13। तो ये 4.13 का जो आंसर होगा वो भी आप दे दीजिए। ये किस टाइप का है, डिसॉर्टिव ब्रिज का क्वेश्चन है। इसमें क्या लगेगा, CX बराबर आ जाएगा आपका R4/R3 इंटू C2। ये वैल्यू रखिए और बताइए ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। वैल्यू लिख दीजिएगा कमेंट में, है ना, कमेंट करिए, मुझे पता चलेगा। थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाता है, मुझे लगता है कि हाँ आप लोग देख के समझ रहे हैं। ठीक है, इतना कर लेते हैं। इसके बाद ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा 9:30 पर। ऑनलाइन टेस्ट 9:30 पर स्टार्ट हो जाएगा, 9:30 PM पर। ये आप देख सकते हैं, इसको कभी भी दे सकते हैं, बस ये आज के लिए 9:30 PM पर स्टार्ट होगा। अगर बाद में कोई इसको वीडियो को देख रहा है तो वो भी इस टेस्ट को दे सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा इसका लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा कि कैसे देना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। और आप कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू।